and welcome to the next session in the crash course series of LLM entrance examination. इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस किए थे जो आर्बिट्रेशन लॉ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. आर्बिट्रेशन लॉ पे कुछ ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं पर वो जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उनमें से एक पैसेज आने की एग्जाम में प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है. आपको क्लैट में पैसेज आ सकता है, आपको एलिट के अंदर उस केस के नाम के बारे में या उसके कोरम के बारे में या उसके रेशो के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है. आपको बाकी एलिमेंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी ये केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी. यदि आपने आर्बिट्रेशन पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके उस वीडियो को देखिए. उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करें आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज के डिस्कशन का पहला केस है आई पे क्लियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. दिस इज अ वेरी लैंडमार्क केस, a 2022 judgment indeed, and it was Justice R. Subhash Reddy and Justice Rishikesh Roy who gave this particular judgment. Now here, understand two things. What is important here to understand is कि एक ऑब्लिगेटरी पावर क्या होती है कोर्ट की. अब ये ऑब्लिगेटरी पावर का मतलब ये है जहां पे कोर्ट को वो स्पेसिफिक ऑर्डर पास करना एक मैंडेट होता है, उसे हम ऑब्लिगेटरी पावर बोलते हैं. ऑलराइट, नाउ देयर आर सो मेनी सेक्शंस व्हिच आर मेंशन्ड हियर इन दिस स्पेसिफिक जजमेंट. यहाँ पे मेजर इशू ये था कि यदि कोई पर्टिकुलर पार्टी सेक्शन 34 क्लॉज 4 के अंदर कोई एप्लीकेशन फाइल करती है तो क्या कोर्ट के लिए ऑब्लिगेटरी होता है कि वो मैटर को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास रेफर करें. नाउ व्हाट इज सेक्शन 34 क्लॉज 4? बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्शन 34 क्लॉज 1. Whenever an award is passed by the arbitral tribunal, it can be set aside on any of the grounds mentioned under section 34 by making an application to the court. तो आप डायरेक्टली कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 34 क्लॉज 1 एंड 34 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में हमें कुछ ग्राउंड्स मिले हुए हैं. उन ग्राउंड्स के बेसिस पे आप उस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो और कोर्ट के पास पावर होगी कि यदि उसे लगता है कि वो सारे ग्राउंड्स जो मेंशन्ड है वहां पर वो सब सेटिस्फाई हो रहे हैं स्पेसिफिक केस के अंदर, तो कोर्ट जो है वो डायरेक्टली आपका जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसको स्पेसिफिकली यहाँ पे सेट असाइड कर सकता है. अब ये पावर तो 34 क्लॉज 1 के अंदर मुझे मिल गई. 34 क्लॉज 2A के अंदर क्या दे रखा है? स्पेसिफिकली कुछ ग्राउंड्स की बात की हुई है कि कब कब कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो सेट असाइड हो जाएगा. नाउ 34 क्लॉज 2 34 क्लॉज 2 कैपिटल ए सिंपल सी बात ये कहता है कि यदि कोर्ट को लगता है कि देयर इज अ पेटेंट illegality. Now, what is specifically this patent illegality? Patent illegality is one of the ground which simply states that on the face of it the entire award is illegal specifically. Now this is a ground available in domestic arbitration, but this is a ground which is not available in the case of commercial international commercial arbitration specifically. ठीक है, तो ये जो 34 क्लॉज 2A हो गया. अब यहाँ पे मेजरली बात हो रही है 34 क्लॉज 4 की. 34 क्लॉज 4 ये बोलता है जब भी पार्टी को ये लगता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एक और चांस मिलना चाहिए फॉर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन and to provide reasons for its decision. Arbitral tribunal को application file की for getting reasons of its decision, then the application by the party can be made under 34 clause 4. अब सिंपल सी बात है कि यदि कोई स्पेसिफिक पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल ए, उसने 34 क्लॉज 4 में एक एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो क्या कोर्ट के लिए मैंडेटरी होता है कि वो मैटर को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को रेफर करे? सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड बाय द कोर्ट इन दिस स्पेसिफिक लैंडमार्क जजमेंट ऑफ आईपी क्लियरिंग सर्विसेज, जहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि यदि सेक्शन 34 क्लॉज 4 के अंदर कोई एप्लीकेशन फाइल की भी गई है बाय द पार्टीज, देन ऑल्सो इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट टू रेमिट द मैटर टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि कोर्ट को ये मैटर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को रेमिट करना पड़ेगा. यदि कोर्ट को लगता है कि ग्राउंड सेटिस्फाई हो रहे हैं of all the sections mentioned in the Arbitration and Conciliation Act, then the court may set aside the award
keeping and irrespective of the fact that whether an application has been preferred under section 34 clause 4 or not. So that is why दो तीन एस्पेक्ट से ये स्पेसिफिक केस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए. एक इसकी बेंच क्या थी, कौन कौन से सेक्शंस इसमें इन्वॉल्व थे, ये पेटेंट इलीगैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, एंड देन एट लास्ट द रेशियो ऑफ द जजमेंट, whether it's obligatory on the court to pass to remit the matter. No, the answer is absolutely no. कोर्ट ने यहाँ पे जस्टिफाई करा कि ये बिल्कुल भी ऑब्लिगेटरी नहीं होता है कि आप मैटर को रेमिट करो टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. यदि कोर्ट को लगता है देन द कोर्ट कैन पास अ सेटिंग असाइड ऑर्डर अंडर सेक्शन 31 also. All right, then let's move to the next case. The next case is Haryana Tourism Limited versus Kandhari Beverages Limited. इसमें एक सिंपल सी बात हुई थी. अगेन द कोरम वॉज जस्टिस M.R. शाह एंड B.V. नागरत्ना. इसमें एक सिंपल सी बात हुई थी, कोर्ट के पावर की बात हुई थी और बात हुई सेक्शन 37 की. अभी सेक्शन 37 क्या है? सेक्शन 37 जो है वो अपीलेबल ऑर्डर्स की बात करता है. ठीक है, एक लिस्ट दे रखी है कि सेक्शन 8, 9, 17 क्लॉज 1, यदि इन तीनों सेक्शंस की स्पेसिफिकली कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो एज अ पार्टी. नो दिस इज सेक्शन 37. एक और सेक्शन जो होता है वो 34 होता है, जो मैंने लास्ट केस में भी आपसे बात करी. 34 सिंपल सी ये बात कहता है कि हमें अवार्ड को सेट असाइड यदि करना है तो हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और कोर्ट जो है वो जो ग्राउंड्स मेंशन्ड है उन पे सेटिस्फाइड कर देगा. अब बात आती है कोर्ट की पावर की अंडर दीज टू सेक्शंस, एंड दिस केस इज आल्सो अबाउट द कोर्ट्स पावर, द हाई कोर्ट्स पावर स्पेसिफिकली फॉर अपील्स प्रेफर्ड अंडर सेक्शन 37. तो अब सिंपल सी बात है, कोर्ट ने इस केस के अंदर ये एक्सप्लेन करा कि सेक्शन 37 में जो ऑर्डर्स हैं, जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, उसमें कोर्ट का पावर लिमिटेड होता है एंड court cannot dwell or amend the merit of the award. कोर्ट सेक्शन 37 में ड्वेल अपॉन नहीं कर सकता इन द मेरिट्स ऑफ द अवार्ड और कोर्ट अमेंड नहीं कर सकता आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स के दिए गए कोई भी रीजंस को. दिस इज नॉट एट ऑल अलाउड. whereas under section 37 court do possess certain powers, but again that is also a power of setting aside the arbitral award only. इसलिए कोर्ट ने ये बोला कि जब भी 37 के अंदर अपील प्रेफर की जाएगी फ्रॉम एनी क्लेम, then high court does not have a power to enter into the merits of the claim. So that is why 34, 37, the quorum, the high court's power in this specific judgment, everything is very important in this specific case. So this is a Supreme Court case wherein the court has decided and stated कि 37 में high court के पास ये power नहीं है कि वो merits में dwell upon करे, और यदि हाई कोर्ट ऐसा कर रहा है तो वो एक्सेसिव पावर यूज कर रहा है विच इज नॉट अलाउड एंड नॉट परमिसिबल to the high court. So high court cannot dwell upon into the merits of the claim. It can either accept the award or reject the enforcement of that particular award as a passing order under section 37 of Arbitration and Conciliation Act. So I hope ये दोनों केसेस आपको समझ में आए होंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस है ये. ठीक है, आई पे क्लियरिंग वाला केस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ भी था. तो चलिए हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट केसेस डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बोरसे ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड 2022 का ये स्पेसिफिक जजमेंट है. अब यहाँ पे हमें दो तीन बातें याद रखनी है. ठीक है, यहाँ पे दो सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एक 37 अगेन जो अपीलेबल ऑर्डर्स का सेक्शन मैंने अभी आपको पीछे बताया, उसके साथ साथ सेक्शन 5 भी इंपॉर्टेंट है, मगर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का नहीं बल्कि लिमिटेशन एक्ट का. ठीक है, पहले 37 बता देती हूँ क्या बोलता है. 37 बात करता है कुछ अपीलेबल ऑर्डर्स की. 37 बात करता है कुछ अपीलेबल ऑर्डर्स की. इसमें 3-4 सेक्शंस दिए हुए, 8, 9, 17 क्लॉज 1. यदि इन सेक्शंस के प्रोविजंस कंप्लाई नहीं किए जाते हैं देन द पार्टी में मेक एन अपील अंडर सेक्शन 37 टू द कोर्ट. सो दिस इज सेक्शन 37. अब क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ रेमेडी अवेलेबल टू द पार्टी, दिस इज अ काइंड ऑफ रेमेडी अवेलेबल टू द पार्टी, मेजर क्वेश्चन उठा इसमें लिमिटेशन पीरियड का. ठीक है, कि
क्या स्पेसिफिक लिमिटेशन पीरियड है जो इस स्पेसिफिक जजमेंट, इस स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर अप्लाई करेगा। अब अपील फाइल करने का राइट देता है मुझे सेक्शन 37, और सेक्शन 37 मुझे ये बताता है कि मैं कोर्ट को अप्रोच कर सकती हूँ अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर 8, 9 और 17 क्लॉज 1 फॉर दैट मैटर। बट देन व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ड्यूरिंग विच कॉज ऑफ एक्शन के होने से मुझे कितने दिन के अंदर अंदर कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो यही मेजर इशू यहाँ पर आया कोर्ट के सामने कि यदि 120 डेज का डिले होता है इन फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, तो क्या ये डिले जस्टिफाइड है, एंड वेदर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कैन बी क्लेम हियर। अभी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले क्या होता है, जब कोर्ट को लगता है कि जस्टिफाइड रीजंस थे पार्टी के पास, सफिशिएंट रीजंस थे पार्टी के पास, तो इवन बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड कोर्ट जो है वो पर्टिकुलर डिस्प्यूट को एंटरटेन कर सकता है। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये उठा कि 120 दिन निकल जाने के बाद क्या तब भी कोर्ट अपील प्रेफर कर सकता है सेक्शन 137 के अंदर या नहीं। कोर्ट ने यहाँ पर ये स्पेसिफिकली कोर्ट ने यहाँ पर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को रेफर करते हुए ये बोला कि सेक्शन 5 क्या बोलता है, पहले ये समझ लेते हैं। सेक्शन 5 ये बोलता है कोई भी अपील, कोई भी सूट जो है वो एडमिट किया जा सकता है आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड यदि कोर्ट को ये लगता है कि पार्टी ने जो है वो सफिशिएंट रीजंस प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि पार्टी सफिशिएंट रीजंस प्रोवाइड कर देती है तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो है वो स्पेसिफिकली डिले जो है वो यहाँ पे कॉन्डोन किया जा सकता है, ये कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला। तो अब यहाँ पे बात है कि क्या सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट को हम लोग सेक्शन 37 में अप्लाई कर सकते हैं और 120 डेज के डिले को क्या हम कंडोन कर सकते हैं यहाँ पर। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि पहली बात सेक्शन 37 के अंदर देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। ठीक है, कोई प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट तो थी नहीं सूट फाइल करने की, पहली बात कोई प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट नहीं है। फिर कोर्ट ने ये बोला कि इफ वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, तो यदि पार्टीज जो हैं वो सफिशिएंट रीजन प्रोवाइड कर दे रही हैं एंड वो बोनाफाइड वे में एक्ट कर रही हैं और नेग्लिजेंट भी नहीं है, तब ये जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो है ये कंसिडर किया जा सकता है एंड द पार्टीज में बी अलाउड टू प्रेफर एन अपील इवन आफ्टर डिले ऑफ 120 डेज। अब कोर्ट ने ना इसमें काफी लैंडमार्क अपने जजमेंट को ओवररूल किया था, जो था एनवी इंटरनेशनल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2019 का ये जजमेंट था। कोर्ट ने इसको ओवररूल कर दिया बिकॉज कॉन्डोनेशन ऑफ 120 days was disallowed in this specific landmark case by Supreme Court. So this case was specifically overruled in this judgment, and in Government of Maharashtra versus Borse Brothers Engineer and Contractors Private Limited ने कोर्ट ने ये बोला कि डिले ऑफ 120 days जो है वो कॉन्डोन किया जा सकता है यदि पार्टी सफिशिएंट रीजंस प्रोवाइड कर देती है डिले का। और ये सब चीजें कहाँ से आई, ये सब by application of section 5 of the limitation act. So along with section 37 you will have to remember section 5 of the limitation act also while preparing for this specific case from exam point of views. ठीक है, आई होप ये तीनों केसेस अभी तक आपको समझ में आए होंगे। और भी कुछ केसेस हैं इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज Amazon.com NV इन्वेस्टमेंट होल्डिंग LLC वर्सेस फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। अभी आपने हर जगह देखा होगा कि जो बिग बाजार्स हैं वो सबके सब कन्वर्ट हो रहे हैं रिलायंस सुपरमार्केट में। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर रिटेल ग्रुप का था बिग बाजार और इनकी और रिलायंस की अब डील हो चुकी है for specifically Future Retail has sold all its assets and everything and that has been taken over by Reliance, and that is where रातों रात सारे बिग बाजार जो थे वो रिलायंस स्मार्ट मार्ट्स में कन्वर्ट हो गए इंडिया में। अभी अब दिक्कत, अब डील तो हुई है फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की, तो यहाँ पर केस क्यों है Amazon का और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताती हूँ। पहले फ्यूचर रिटेल ने Amazon के साथ डील साइन किया था, ऑलराइट, और फिर ग्रेजुअली वो डील फाइनल हुआ। द डील वाज इन कन्वर्सेशन विद Amazon, दीज आर द क्लेम्स, but then they finalized the deal with Reliance specifically. So what happened, Amazon filed a case. Amazon specifically approached arbitration under SIAC rules, the Singapore International Arbitration Rules, all right, and under that they established an emergency arbitral tribunal.
Now, we do not have a concept of, we do not have a express concept of emergency arbitral tribunal under our act, all right. But then SIAC has this concept, and thus they established an emergency arbitral tribunal. अब उन्होंने एक interim award पास किया, उन्होंने एक interim award पास किया। इसी अवार्ड के को सेट असाइड करने के लिए दे अप्रोच द दिल्ली हाई कोर्ट। वहां पे मेजर क्वेश्चन ये उठा कि अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 1 जो इंटरिम रेमेडीज की बात करता है, ठीक है, ये इंटरिम रेमेडीज की बात करता है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सेक्शन 17 के अंडर मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि वो सेक्शन 17 के अंदर कोई भी इंटरिम रेमेडी पास कर सकती है। तो ऐसे ही इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने भी एक अवार्ड डिलीवर किया। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये उठा कि इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के पास किए हुए अवार्ड की वैलिडिटी क्या होगी, क्या ये अवार्ड सेम तरीके से एनफोर्स किया जाएगा जैसे कि हम एनफोर्स करते हैं अवार्ड ऑफ अ नॉर्मल आर्बिट्रेटर अंडर आर इंडियन रूल्स। So the major question was that whether this emergency arbitrator can be treated and can be covered under the definition of arbitral tribunal, because section 17 जो है वो तो arbitral tribunal को right देता है award पास करने का। तो क्या जैसे हम एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास किए का अवार्ड का जो एनफोर्समेंट स्ट्रैटेजी होता है, जो इन्फोर्समेंट वैल्यू होता है उसका, क्या वो वैल्यू हम इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के अवार्ड के ऊपर भी अप्लाई करेंगे? This was the major question which arose here. So the court, by clarifying this, although the court has reversed the order of Delhi High Court, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इमरजेंसी आर्बिट्रेटर, पहली बात इमरजेंसी आर्बिट्रेटर अंडर SIAC जो है वो हमारे लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऑलराइट। और इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का पास किया हुआ अवार्ड का सेम वैलिडिटी होगा जैसे कि एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड पास करता है अंडर सेक्शन 17। तो जो अवार्ड इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने स्पेसिफिक केस के अंदर पास किया, उस अवार्ड को उसी तरीके से इंडिया के अंदर एनफोर्स किया जाएगा जैसे कि एक नॉर्मल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड पास करती अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 1। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस पर से, क्योंकि ये एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। ऑल्दो स्पेसिफिकली यदि हम बात करें तो दूसरा इशू यहाँ पर ये भी था कि क्या 17 क्लॉज 2 के अंदर अपील फाइल की जा सकती है फ्रॉम दिस स्पेसिफिक अवार्ड। इसके लिए कोर्ट ने बोला नो, क्योंकि 17 क्लॉज 2 के अंदर 17 क्लॉज 1 को लेके ही अपील फाइल करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हम इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के अवार्ड को अवार्ड ट्रीट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 1, थस उससे हम अपील नहीं फाइल कर सकते अंडर 17 क्लॉज 2 बाय द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। सो इन दैट पर्सपेक्टिव दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जहाँ पे इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के अवार्ड की वैलिडिटी की कोर्ट ने बात की थी, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। देन नेक्स्ट, Amway India versus Ravindranath Rao and another, जस्टिस RF नरीमन एंड जस्टिस BR गवाई ने जजमेंट दिया था। यहाँ पे मैंने लिखा है सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F एंड सब क्लॉज I। ये किस चीज का डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का। मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है। यदि आपको नहीं पता इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है तो आप एक बार लास्ट वीडियो को रेफर करिएगा। यू विल फाइंड द वीडियो ऑन आवर पेज ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। यू मे रेफर दैट वीडियो, यू मे अंडरस्टैंड व्हाट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, क्योंकि इसको समझे बिना इस केस को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इस केस में क्या हुआ था, पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट को रेफर किया था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11 क्लॉज 6, ठीक है। अब ये जो था ये स्पेसिफिकली अपोज हुआ बाय एमवे। एमवे ने इस अपॉइंटमेंट को अपोज करते हुए ये बोला कि दिस इज अ फिट केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। क्यों? क्योंकि जो पार्टी है जिसके साथ हम असाइनमेंट में एंटर किए थे वो सब्सिडरी कंपनी है एंड उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो यूएसए है। तो क्योंकि एक पार्टी यहाँ पे फॉरेन पार्टी है, अब जहाँ पे फॉरेन पार्टी होती है तो वो अवार्ड जो स्पेसिफिक आर्बिट्रेशन है वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो जाता है। ये बात एमवे ने क्लेम की, ठीक है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग, आप यहाँ पे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा सकते हो अंडर सेक्शन 11 क्लॉज 6। लेकिन जब यही चीज इन द फॉर्मेट ऑफ SLP बिफोर द सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी सोल प्रोप्राइटर है वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में फॉल करेगा यदि प्रोप्राइटर हैबिचुअल रेसिडेंट है किसी फॉरेन कंट्री का,
चाहे उस प्रोप्राइटर का कोई भी बिजनेस इंडिया में हो या फिर ना हो, वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है उसका रेसिडेंस। यदि उसका रेसिडेंस फॉरेन कंट्री का है तो ये स्पेसिफिक पर्सन जो है, इसके साथ यदि कोई भी आर्बिट्रेशन में एंटर करेंगे तो वो हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन ट्रीट करेंगे। और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में 11 क्लॉज 6 के अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स करते हुए यहाँ पर ये बोला कि दिस इज अ फिट केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बिकॉज द प्रोप्राइटर इज अ हैबिचुअल रेसिडेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री दैट इज यूएसए, and by applying this specific definition and as per the interpretation of 2 clause 1 clause f clause 3, this particular case will fall within the definition of international commercial arbitration, and thus this definition will fall under international commercial arbitration, and thus no arbitrator can be appointed here because this is a case of international commercial arbitration and not domestic arbitration, wherein the provisions of the Arbitration and Conciliation Act will be applicable. All right. Then, moving to the next important case here, it's MSNN Global Mercantile Private Limited versus Indo Unique Film Limited and others, 2021 का जजमेंट है। सिंपल सी बात यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछी जा रही है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या अनएनफोर्सेबल हो जाएगा यदि कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा स्टैम्प ना हो? इसका क्या मतलब होता है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक फुल फ्लेज्ड एग्रीमेंट के फॉर्मेट में भी हो सकता है, ऑलराइट, और एक सिंगल क्लॉज के फॉर्मेट में भी हो सकता है। एक क्लॉज होगा वो तब भी वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट माना जाएगा, और यदि फुल फ्लेज्ड एग्रीमेंट हुआ वो तब भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट माना जाएगा। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की एसेंशियल्स यदि हमने सेक्शन 7 में पढ़े हैं और हमने नहीं पढ़े हैं तो यू कैन रेफर माय लास्ट वीडियो ऑन आर्बिट्रेशन लॉ। सेक्शन 7 बहुत सिंपल सी बात कहता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस एग्रीमेंट का जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट होता है from the leftover agreement. So for example, these two parties have entered into an agreement which had one clause related to arbitration. So the major question here was कि यदि ये specific agreement unenforceable declare हो जाता है तो क्या उसकी वैलिडिटी का इफेक्ट आर्बिट्रेशन क्लॉज पे भी आएगा? तो यहाँ पे भी यही बात हुई कि यदि क्योंकि एग्रीमेंट नॉन स्टैम्प था, प्रॉपरली स्टैम्प नहीं था, एक टेक्निकल ग्लिच था, इसलिए जो मेजर एग्रीमेंट था बिटवीन द पार्टीज वो डिक्लेयर हो गया टू बी अनएनफोर्सेबल। Now, since that has been declared unenforceable, so whether that will has an effect on the arbitration clause also. So, Supreme Court has answered this question by saying कि non-payment of stamp duty on the commercial contract will not invalidate the arbitration clause क्योंकि it has an independent existence of its own. So this is made very clear and this principle has been reiterated by the Supreme Court in this specific judgment कि जो arbitration clause होता है उसका एकदम separate existence होता है to that of the entire contract. तो भले पूरा contract unenforceable declare हो जाए on any ground, on technical ground, on legality ground, that doesn't matter, लेकिन arbitration clause का जो validity है वो बाकी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी से अफेक्ट नहीं होगा। तो आर्बिट्रेशन क्लॉज जो है वो कंटिन्यू करेगा एग्जिस्ट करने के लिए इवन दो इफ द एंटायर एग्रीमेंट बिकम्स अनएनफोर्सेबल एट द एंड। सो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हियर इज सेक्शन 7 of the Arbitration and Conciliation Act which defines arbitration agreement. Alright, and the definition also of arbitration agreement is very important. If you have not referred the definition, please go and refer it from the Bare Act, or you may also see my video on the same topic so that you will be very clear on the basics as to what is an arbitration agreement. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट केस पे, Indus Biotech Private Limited versus Kotak India Venture Offshore Fund and others 2021 जजमेंट। अब यहाँ पे दो सेक्शंस की बात हुई है, एक सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट और सेक्शन 7 ऑफ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, अब पहले ये दोनों सेक्शंस क्या बोलते हैं मैं आपको ब्रीफली ये चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 8 जो है वो बात करता है पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स की। ठीक है,
यदि पार्टीज खुद फेल कर जाती हैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए, तो वो कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकती है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, एंड देन द प्रोसीडिंग्स कैन गो ऑन अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट। सेक्शन 7 ऑफ इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है ये बात करता है इनिशिएशन ऑफ अ प्रोसेस, इनिशिएशन ऑफ process of insolvency. It is when a financial creditors files an application before the insolvency board to initiate the process of insolvency. अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि यदि किसी ने पिटिशन ऑलरेडी फाइल कर दी है सेक्शन 7 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, तब भी क्या सेक्शन 8 के अंदर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है फॉर कंटिन्यूइंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन? तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि यदि ऑलरेडी सेक्शन 7 के अंदर इनिशिएट हो चुकी है प्रोसीडिंग्स, अब देखो आईबीसी भी एक स्पेशल लेजिस्लेशन है, यदि उसके अंदर प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी उसके मेथड और उसके रूल्स के थ्रू इनिशिएट हो चुकी हैं, तब we cannot initiate another proceedings under section 8 of arbitration act. तब हम आर्बिट्रेशन में सेक्शन 8 के अंदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते। सो बेसिकली यदि आपका किसी और स्पेशल लेजिस्लेशन के अंदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुका है, देन द कोर्ट हैज क्लैरिफाइड देन यू कैन नॉट स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स अंडर एनी अदर लेजिस्लेशन एज सच, and here the relevant sections are section 7 of insolvency and bankruptcy code and section 8 of arbitration and conciliation act. Alright, then भारत संचार निगम लिमिटेड वर्सेस एमएस नॉटल नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात की गई है सेक्शन 11 की। अब ये सेक्शन 11 क्या बोलता है, क्या बात करता है? सेक्शन 11 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स की। स्पेसिफिकली सेक्शन 11 में दे रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। ऑलराइट, अब सेक्शन 11 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड एज सच प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ठीक है, देयर इज नो लिमिटेशन पीरियड एज सच, but does that mean that party can approach the court anytime and whenever they want to approach the court, whether this remedy is irrespective of the limitation period? No. तो कोर्ट ने इसी बात को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हुए ये बोला कि भले ही सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर कोई लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन ऐसे सारे सेक्शंस जहाँ पे लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं होता है वहां पर अप्लाई होता है आर्टिकल 137 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। और आर्टिकल 137 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट यही बोलता है, शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट का पार्ट है ये, कि जहां पर भी कोई लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है वहां पर लिमिटेशन पीरियड होगा 3 years। तो इसी बात को क्लैरिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में कोई भी लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है, इसीलिए उस पर अप्लाई करेगा आर्टिकल 137 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का लिमिटेशन पीरियड, एंड द लिमिटेशन पीरियड विल बी 3 years फ्रॉम द डेट व्हेन द राइट accrues. So for all those provisions under Arbitration and Conciliation Act, it has been clarified by the court कि यदि कोई लिमिटेशन पीरियड स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब नहीं है तो लिमिटेशन पीरियड होगा 3 years फ्रॉम द डेट व्हेन द राइट accrues. ऑलराइट, सो दैट्स इट, दैट्स सम इम्पोर्टेंट केसेस ऑन आर्बिट्रेशन लॉ। आर्बिट्रेशन लॉ हम लोग वाइंड अप कर चुके हैं, सून विल बी कमिंग विद सो मेनी अपकमिंग वीडियोज ऑल्सो। एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक्स में अपियर करना, तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। 10th 11th और 12th को हम लेके आ रहे हैं वीडियो ऑन क्लास पीजी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्लास। इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस होंगे जो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 12 जून को एक ऑल इंडिया ओपन मॉक होने वाला है क्लैट पीजी का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम से पहले ये मॉक आपके लिए बहुत फ्रूटफुल और बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 13th 14th और 15th को हमने एक मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज की है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मास्टर क्लास में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट रिविजन स्ट्रैटेजीज। हम फटाफट लेकर आएंगे आपके लिए बहुत सारे रिविजन्स, हम लोग आपके लिए सब्जेक्ट रिविजन्स लेकर आएंगे इन 3 दिनों के अंदर, और आप हमारे साथ पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले। उसके बाद 19 जून को क्लैट हो जाएगा, फिर 22 जून को मास्टर क्लास है एलिट पीजी के लिए, एंड फाइनली 22 जून को ऑल इंडिया ओपन मॉक है एलिट पीजी का बिफोर द एग्जाम।
So I hope, please remember these states, be with us, attend open mocks, attend the classes, the master classes. They'll be very helpful for you before the exam. And पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, and all the best, and see you in the next video.